हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल 70mm मूवी रिकैप्स पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सुपर हिट कोर्ट रूम ड्रामा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू का सीजन 1 एपिसोड 3 का रिकैप। शो की डिटेल्स और पिछले एपिसोड्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो चलिए कहानी फटाफट शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए केस की ग्लिम्स के साथ, जो आ रहा है हमारी फेवरेट अटॉर्नी यंग वू के सामने। इस ग्लिम्स में हम देखते हैं कि एक ऑटिस्टिक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है हानबादा लॉ फर्म में, जहां म्योंग सियोक को लगता है कि ये केस यंग वू के लिए हैंडल करना आसान रहेगा, क्योंकि उसे भी ऑटिज्म है। लेकिन यंग वू उसे ये समझाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा नहीं है, ऑटिज्म भी कई टाइप के होते हैं। लेकिन म्योंग सियोक कॉन्फिडेंट है। उसे लगता है कि ऑटिस्टिक होने की वजह से ये केस यंग वू के लिए हैंडल करना आसान रहेगा। वो दोनों अब डिफेंडेंट के माता पिता से केस डिस्कस करते हैं। केस जियोंग हुन पर है। ये वही ऑटिस्टिक लड़का है जिसे हमने अपने भाई को मारते हुए वीडियो की शुरुआत में देखा था। लेकिन हनबदा टीम को उससे मिलकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जियोंग हुन कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। उसके साथ मीटिंग कुछ ही मिनट में खत्म हो जाती है। घर आकर यंग वू अपने अप्पा से पूछती है कि किसी ऑटिस्टिक इंसान से कैसे बात करते हैं, उनके साथ रहकर कैसा महसूस होता है। उसके पिता को वो अकेलापन महसूस होता है जो उन्हें तब लगा था जब यंग वू छोटी थी। वो उसे बताते हैं कि उसे अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो उसे पसंद है। वो इसी तरीके के साथ यंग वू से बात किया करते हैं। अगले दिन सभी अटॉर्नीज जियोंग हुन के साथ उसके फेवरेट कार्टून पेंगुइन का यूज करके बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उसके बड़े भाई की डेथ को सुसाइड से जोड़ने वाली कुछ इन्फॉर्मेशन उससे निकलवा सके। लेकिन ये और भी मुश्किल हो जाता है जब जियोंग हुन की माँ उन्हें गलत साबित कर देती है। अब बाकी किसी भी सवाल या बात का जवाब जियोंग हुन हाँ में देता है। उनकी ये कोशिश फेल हो जाती है। आगे उसकी माँ कहती है कि जियोंग हुन को समझना आसान नहीं है। वो शायद अपने बेटे के ऑटिज्म से शर्मिंदा है। वो टीम को कहती है कि ये आखिरी बार है जो जियोंग हुन उनसे मिलने आया है, और वहाँ से उसे लेकर चली जाती हैं। लेकिन यंग वू हार मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। वो जुनहो के साथ डिफेंडेंट के घर जाती है। दोनों चुपके से वहाँ क्लू ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ वो रस्सी मिलती है जिससे जियोंग हुन के बड़े भाई ने फांसी लगाई होगी। ढूंढने पर उन्हें उसके बड़े भाई की पर्सनल डायरी भी मिलती है। ऑफिस आते समय जुनहो और यंग वू को जुनहो के कुछ पुराने दोस्त मिलते हैं, जो उन्हें साथ देखकर ये बोलते हैं कि क्या वो अभी भी वॉलंटरी काम कर रहा है। दरअसल पहले जुनहो ऑटिस्टिक लोगों की एक संस्था के लिए काम करता था। जुनहो को उसके दोस्तों का व्यवहार यंग वू के लिए अच्छा नहीं लगता। वो यंग वू से माफी मांगता है, लेकिन यंग वू, जो रोज ऐसी चीजें फेस करती है, उसे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे ऑटिज्म है, ये नॉर्मल है। अब जियोंग हुन के बड़े भाई सांग हुन की डायरी उनके माता पिता को दिखाई जाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि सांग हुन ने पहले भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी। इसके बावजूद उनके पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा सुसाइड जैसा कदम उठाएगा। वो अपना गुस्सा म्योंग सियोक और यंग वू पर उतारना शुरू कर देते हैं। अब वो हनबदा लॉ फर्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ने का डिसाइड करते हैं। यंग वू उनका अपने छोटे बेटे के प्रति रवैया देखकर बहुत डिसअपॉइंट होती है। फिर जब वो इस केस के बारे में सोशल मीडिया पर देखती है तो वहाँ और भी निराश हो जाती है, क्योंकि ऑटिस्टिक लोगों को लोगों का देखने का नजरिया बहुत खराब है। वो ऑटिस्टिक लोगों के लिए बुरे कमेंट्स सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन जियोंग हुन हनबदा लॉ फर्म के आगे आकर सीन क्रिएट कर देता है और टीम से पेंगुइन सॉन्ग सुनाने की जिद करने लगता है। वो लोग उसे ऑफिस में लाकर उसकी माँ को बुलाते हैं। अब जियोंग हुन की माँ उन्हें एक शर्त पर केस को वापस लेने के लिए कहती हैं कि वो सांग हुन के सुसाइड वाली बात को नहीं उठाएंगे। इस बात से उनका नाम खराब होगा, और उनका बेटा एक टॉपर मेडिकल स्टूडेंट था, तो अब उनकी बदनामी हो सकती है। यंग वू उन दोनों को छोड़ने बाहर जाती है। उसे याद आता है कि पास्ट में लोगों का ऑटिस्टिक लोगों को देखने का नजरिया बहुत खराब था। उन्हें जीने योग्य नहीं समझा जाता था, और ये बात आज भी सच है। अब सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में, जहां यंग वू ऑटिज्म के आधार पर जियोंग हुन की सजा कम करवाने की कोशिश करती है।
लेकिन प्रोसिक्यूटर उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की ऐसी दलीलें देता है जिससे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। नाउ बैक एट द ऑफिस यंग वो उस सुसाइड सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। वहीं उसके कैबिन पर जुनहो की नजर पड़ती है। उसे लगता है कि यंग वो सुसाइड कर रही है। वो उसे फटाफट वापस खींच लेता है। तभी यंग वो को वेल्स की साउंड और विजन्स दिखाई देते हैं, मतलब अब उसे एक नया आइडिया मिला है। वो फटाफट मियोंग सियोक के ऑफिस जाती है जहां वो डिफेंडेंट के पिता के साथ मीटिंग कर रहा था। यंग वू अंदर जाते ही उसे एक्सप्लेन करती है कि जब वो सुसाइड कर रही थी तो जुनहो ने उसे खींच लिया था। वो हैरानी से उसका मुंह देख रहे हैं। इससे पहले वो कुछ कहते यंग वू आगे कहती है कि ऐसे ही जब सांग हुन ने रस्सी का फंदा अपने गले में डाला, जियोंग हुन ने उसे पकड़ लिया और उसकी नॉट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांग हुन नीचे गिर जाता है जिससे उसकी रिब्स टूट जाती हैं। तो डिफेंडेंट को मर्डर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये फैक्ट सुनकर जियोंग हुन के पिता को सच्चाई का पता चलता है कि जियोंग हुन दरअसल बेकसूर है। वो यंगवू की इस दलील से कन्विंस हो जाते हैं और टीम को सुसाइड अटेम्प्ट का खुलासा करने की परमिशन दे देते हैं, मगर कंडीशन रखते हैं कि यंग वो को इस केस से निकाल दिया जाए। यंग वो निराश तो है, लेकिन वो जियोंग हुन के पिता से सहमत है। वो जानती है कि वो अपने ऑटिज्म और डिफेंडेंट के बीच डिफरेंशिएट करने में सक्षम है, लेकिन जज और प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं कर पाएंगे। जियोंग हुन इससे एग्री नहीं करता और सीईओ हान के पास सॉल्यूशन के लिए जाता है। वो उसे सजेस्ट करती हैं कि ये अच्छा है कि वो अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है, तो क्यों ना वो ये केस किसी और वकील को दे दे ताकि ये दिखाया जा सके कि वो एक टीम में है। मियोंग सियोक उसका सजेशन मान लेता है। ट्रायल के दौरान लॉयर ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। फिर जज जियोंग हुन को मेंटली अनफिट मानकर उसे नॉट गिल्टी घोषित कर देते हैं। मियोंग सियोक इस केस के आउटकम से बहुत खुश हैं। वो उदास यंग वू को नोटिस नहीं कर पाता। वहीं यंग वू ये सोच रही है कि वो एक ऐसी वकील है जो डिफेंडेंट के लिए हेल्पफुल नहीं है। हनबदा लॉ फर्म में हम देखते हैं कि यंग वू के केस जीतने की खुशी में जुनहो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया है, लेकिन उसे ऑफिस में ना देखकर वो उसे उसके टेबल पर रख देता है। बाद में हम देखते हैं कि यंग वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रिंट करती है, अपना सामान पैक करती है और ऑफिस के दरवाजे से अपना लेबल उतारती है और हनबदा लॉ फर्म को छोड़ देती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो डिफेंडेंट की मदद नहीं कर पाई। तो क्या वाकई यंग वू हनबदा लॉ फर्म छोड़ देगी? जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि यंग वू की आगे की जर्नी के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।